मलेरिया में भी जो है तेज ठंड के साथ बुखार आता है। मलेरिया में तेज ठंड के साथ बुखार आता है। डेंगू में भी ठंड के साथ बुखार आता है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे? वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ है और टीएलसी काफी डाउन है। तो मेरा अपना क्या फॉर्मूला है इसको समझिए। मैं प्लेट से आप पहचानेंगे कि पेशेंट को वायरल है या मलेरिया है या डेंगू है। ठीक है, इसमें देखिए जो जरूरत है उस दवा को देना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं जादू नहीं हो सकता है कि 10 रुपए की गोली, 1 रुपए की गोली, 1 गोली दी, 2 गोली दी, डेंगू ठीक हो गया। ऐसा संभव नहीं है। इस चक्कर में पड़ेंगे तो पेशेंट आपका डेथ कर जाएगा, ये ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर डेंगू फीवर के बारे में बताइए, डेंगू का क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम है। ठीक, फिर मैंने सोचा कि नहीं, केवल डेंगू फीवर आपको बताने से नहीं होगा। वैसे मैं एक बार मेरा फीवर क्लास का वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे फीवर क्लास में मैंने 1-2 वीडियो डाल दिया है, टाइफाइड का, मलेरिया का कैसे ट्रीटमेंट होता है। केवल डेंगू फीवर आपको बताने से नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि डेंगू, वायरल और मलेरिया तीनों का सिम्टम मिलता जुलता होता है। तो मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे? तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मलेरिया का सिम्टम, डेंगू का सिम्टम और वायरल का सिम्टम क्या अलग अलग सिम्टम होता है। अलग अलग सिम्टम के आधार पर आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि पेशेंट को डेंगू है, मलेरिया है या टाइफाइड है। क्लिनिक में ही आपको जो है अपने प्रैक्टिस में, आपके केबिन में ही, आपको ओपीडी में ही पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को 99% जो है कि डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है या वायरल फीवर हो सकता है। ये तीनों का सिम्टम जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। हम लोग इस वीडियो में इसको डिफरेंस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट को जानेंगे। हाँ, एक पॉइंट और भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसमें 5 मिनट में ठीक, छू मंतर ठीक, जादू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताने वाला। ये काढ़ा पी लीजिए ठीक, ये पत्ता पी लीजिए ठीक, यही सब वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है। ये लोग मिसगाइड करते हैं आपको। कहीं भी डेंगू 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और पत्ता पीने, काढ़ा पीने से नहीं ठीक होने वाला है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भी यही बताऊंगा, तो आप जो इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको डिफरेंस करना बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस करेंगे डेंगू, मलेरिया, वायरल में, और कैसे आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपका पेशेंट ठीक होगा, आप कैसे ठीक होंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सिम्टम को डिफरेंस करेंगे। देखिए मलेरिया में भी जो है तेज ठंड के साथ बुखार आता है। मलेरिया में तेज ठंड के साथ बुखार आता है। डेंगू में भी ठंड के साथ बुखार आता है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे, यही सब पॉइंट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वायरल फीवर में भी कभी कभी जो है कि ठंड लगने के साथ बुखार आता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, आप देखिएगा। तो यही तीनों चीज न समझना है कि मलेरिया में क्या सिम्टम डिफरेंस करेंगे आप, वायरल में क्या सिम्टम डिफरेंस करेंगे और डेंगू में क्या सिम्टम डिफरेंस करेंगे। क्लिनिकल सिम्टम आप कैसे डिफरेंस करेंगे, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो समझ, मलेरिया का सिम्टम है, मलेरिया में ठंड लगने से बुखार आएगा, ठीक है, और डेंगू में भी ठंड लगने से बुखार आता है, वायरल में भी ठंड लगने से बुखार आता है, ठीक है। बट मलेरिया का जो बुखार आएगा काफी तेज ठंड लगेगा, उसमें काफी तेज ठंड लगेगा। ये पॉइंट समझ लिया आपने। डेंगू में क्या होगा, बुखार आएगा, ठंड उसमें भी लगेगा, पर मलेरिया की तरह उतना तेज ठंड उसमें नहीं लगेगा। ये पॉइंट हो गया। और वायरल में भी ठंड लगता है, बट वायरल में भी जो है कि मलेरिया की तरह ज्यादा ठंड नहीं लगेगा। ये समझ लिया आपने, ठंड लगने के कारण को समझ लिया। अभी आप समझिए कि बुखार की सीवियरिटी, तो सबसे ज्यादा तेज बुखार किस में आएगा, डेंगू में आएगा। 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है टेम्परेचर डेंगू में जाता है। मलेरिया में भी जाता है, पर मलेरिया में 103-104 तक होगा, ठीक है, 102, 103-104 होगा, ठीक, ज्यादा टेम्परेचर उसका नहीं जाएगा। हाँ, वायरल में जा सकता है, पर वायरल में 100, 102, 3 तक जो है कि मलेरिया और डेंगू बहुत तेज बुखार इसका जाएगा, तो 100, 102, 3, 4 तक नहीं जाएगा, 4 से कम ही रहेगा।
तो ये आपने समझ लिया डिफरेंस करना। हाँ, अब इसमें एक और तरीका है। देखिए, मलेरिया में क्या होता है कि बुखार तो आएगा, शरीर में दर्द रहेगा, ठीक है, बट ये है कि मलेरिया में मांसपेशियों में दर्द नहीं होता है, उसकी हड्डी में दर्द नहीं होता है। डेंगू में क्या होता है कि हड्डी में दर्द होता है और मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, अकड़न महसूस होता है मांसपेशियों में, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन होने के वजह से। ठीक। हाँ, वायरल में क्या होता है कि वायरल में आपको दोनों चीज देखने को मिल सकता है कि मांसपेशियों में दर्द और ये आपको हड्डी में भी दर्द, पर यह है कि उसकी सीवियरिटी जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, उसकी सीवियरिटी लो रहेगी, बहुत तेज नहीं होगा। ठीक है, ये वायरल है। ये तीन चीज आपने समझ लिया। अब इसमें अब आपको एक डिफरेंस और भी करना है। अब वायरल का डिफरेंस, सबसे अलग वायरल का डिफरेंस क्या है जो डेंगू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वायरल का सबसे जो है कि डिफरेंस अलग है कि वायरल में सर्दी खांसी बुखार होगा। ठीक है, सर्दी खांसी रहेगा, बुखार तो रहेगा ही रहेगा। और वायरल का अटैक जो है पहले दिन से हो जाता है। पहले दिन से क्या होगा कि उसके गले में जाम, जकड़न और ये आंखों से पानी, रेसेस, रनिंग नोज वगैरह जो है ये सब आने लगेंगे। वो पहले दिन से ही जो है कि बॉडी में ये अटैक कर जाएगा। और इसमें ये क्या होता है, डेंगू में क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन से ये समस्या होना शुरू होता है। और टाइफाइड क्या है कि प्लाज्मेटिक साइकिल की वजह से बुखार आता है। उसका साइकिल जैसे कि 3 बजे बुखार आया, 4 बजे बुखार आया, तो उसी नियत टाइम पे आएगा। डेंगू में क्या होगा कि नियत टाइम पे बुखार नहीं आएगा, 24 घंटा में कभी भी आ सकता है। ठीक। और हाइयर जो है कि बुखार जो है हाई होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। वायरल में क्या होगा कि बुखार उसमें भी आता है और वायरल का बुखार आसानी से उतर जाता है। अब जैसे आप पैरासीटामोल वगैरह आप देंगे तो उससे जो है कि आसानी से बुखार वायरल का उतर जाता है। पर डेंगू का है क्या है कि बुखार उतरेगा, फिर 2 घंटे बाद रिपीट करेगा, फिर बुखार उतरेगा, फिर 2-4 घंटे बाद रिपीट करेगा। मलेरिया वाला बुखार जो है रिपीट नहीं करेगा, उसको एक बार आना है दिन में तो एक बार आएगा, 2 बार आना है तो 2 बार आएगा। ठीक। तो ये हम लोगों ने मेन सिम्टम को डिफरेंस कर लिया कि कैसे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को वायरल है या मलेरिया है या डेंगू है। ठीक है, इसमें कुछ सिम्टम और भी है। एक सिम्टम और है जो डेंगू को खास बनाता है। डेंगू में क्या है कि रेसेस आपको देखने को मिलेगा बॉडी पे। वायरल में रेसेस मिल सकता है, बट वायरल में बहुत कम चांस है कि रेसेस बॉडी पे देखने को मिले। ठीक। और मलेरिया में रेसेस जो है कि नहीं होता है, उसमें भी 1% चांस है कि कहीं हो सकता है कि ऐसे देखने को मिले। पर डेंगू में है कि रेसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी सिम्टम जो है उसको डेंगू को सभी बुखार से अलग करता है। एक और वीकनेस के फैक्टर पे बात करते हैं। वायरल में भी वीकनेस लगेगा, कमजोरी लगेगा, पर कम लगेगा। और मलेरिया में भी लगता है पर उतना नहीं लगेगा। पर डेंगू में क्या है कि पेशेंट ऐसा आपको बताएगा कि हमको एकदम चलने का जो है कि ताकत नहीं है, पेशेंट उठेगा। सीबीसी टेस्ट आप करवाएंगे तो उसी में आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेशेंट का प्लेटलेट कितना डाउन है। तो जिस पेशेंट का पीसी भी बढ़ा हुआ है, पैक सेल्ड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और टीएलसी काफी डाउन है, टीएलसी डाउन है, अपने नॉर्मल से डाउन जा रहा है। ठीक है, ये रेंज देख लीजिएगा। अगर इससे डाउन जा रहा है टीएलसी और प्लेटलेट भी डाउन जा रहा है तो ये सब सिम्टम जो है आपको, तब आपको NH1 कराने की जरूरत है, IgG IgM कराने की जरूरत है। तो ये हमने समझ लिया। डेंगू के SGOTPT आपको टेस्ट कराना होगा। अब देखिए, ये टेस्ट आप करा चुके हैं, ये टेस्ट करा दिए, अब इसमें पॉजिटिव आया हुआ है, पीसीबी बढ़ा हुआ आया, प्लेटलेट कम आया, SGOTPT बढ़ा हुआ आया। ठीक है, तो ये सब ज्यादा चांस है कि आप डेंगू के पेशेंट हो गए हैं, आपको डेंगू की समस्या हो गई है। तो आप जब NS1 या एंटीजन टेस्ट आप जब करवाएंगे IgG IgM, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप डेंगू के पेशेंट हैं, आपको डेंगू हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं। तो 90% केस में क्या ट्रीटमेंट देना है, देखिए 90% केस में क्या ट्रीटमेंट देना है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, उनको क्या करना है कि देखिए डिहाइड्रेशन हो जाता है डेंगू के पेशेंट में, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो IV फ्लूइड्स उनको देना है। ठीक है, आप बीगो कैनुला जो कहते हैं उसको लगा दीजिए। ठीक है, RL BP उनका लो हो जाता है ज्यादातर, RL DNS एक देखिए अगर एडमिट करने की स्थिति है तो फिर तो आप उनको 4 लीटर आप दे सकते हैं पूरे दिन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी स्लो चलाना है। ठीक है, काफी स्लो। तो एक RL चला देना है। ठीक है, उसमें क्या एक NS चला दीजिए, एक DNS चला दीजिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि फ्लूइड मेंटेन रहेगा।
आप 4 लीटर तक जो है कि फ्लूइड डेंगू के पेशेंट को दे सकते हैं, जरूरत के हिसाब से ज़्यादा भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप ड्रिप उनको लगाएंगे, IV ड्रिप देंगे, तो ड्रिप में क्या देना है आपको, मल्टीविटामिन देने हैं, जैसे कि MVI आप चला सकते हैं, बट MVI भी एक ही देना है पूरे दिन में, ये समझ लीजिए। फ्लोबियन एम्पुल वैसे मिल नहीं रहा है, तो बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट के नाम से, बिप्लेक्स फोर्ट के नाम से भायल आता है, उसको आप 2 ml जो है कि उसमें IV ड्रिप में डाल दीजिए, ठीक है, और पेशेंट को आराम से जो है कि लेटने दीजिए, और कम से कम 1 बोतल 4 घंटे में चलाना है, ठीक है। काफ़ी स्लो चलाना है, क्योंकि तेज चलाइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर जो है कि तेज चलाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फ्लूइड कितना देना ये आपने जान लिया है, 1 बोतल सुबह शाम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है तो 1 बोतल सुबह, 1 बोतल आप शाम कर दीजिए। अगर पेशेंट जो है कि 2 बोतल भी लगवाए तो कोई दिक्कत नहीं, 4 लीटर तक दे सकते हैं, बट 1 बोतल सुबह, 1 बोतल शाम, ठीक है। एक RL, एक DNS और एक ANS, तीनों में से जो है 3 तो आपको जरूर ही चढ़ाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको ट्रीटमेंट क्या देना, डिहाइड्रेशन मेंटेन कर लिया आपने, पानी उनको नहीं देना है, पानी की जगह आप ORS-L देंगे, ORS पीने के लिए कहें, इलेक्ट्रोलाइट उनका बैलेंस रहेगा तो जल्दी जो है उनको इम्यूनिटी बूस्ट होगा, वो जल्दी ठीक होंगे, ठीक है। कंप्लीट बेड रेस्ट में रखेंगे। इंजेक्शन कभी भी IM नहीं लगाएंगे, IM इंजेक्शन लगाएंगे तो प्लेटलेट्स जो है और भी फॉल करता है, प्लेटलेट्स डाउन होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है आपको, ये तो आप लोग सभी ज़्यादातर लोग जानते होंगे। देखिए डेंगू में क्या होता है कि SGOTPT आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, लीवर अफेक्टेड मिलेगा। तो SGOTPT बढ़ा हुआ है तो उसमें यूडीलिप 300 और सिलिबोन सिरप, दोनों में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। सिलिबोन 10 ml TDS कर दीजिए। फ्लोबियन L सिरप इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, बी कॉम्प्लेक्स जरूर ही देना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्लोबियन L 10 ml TDS कर दीजिए, 3 टाइम देना है। पैरासीटामोल जो है कि जब भी बुखार आए तब दीजिए। देखिए पैरासीटामोल का डोज तो है कि आप 4000 mg तक एडल्ट पेशेंट में एक दिन में दे सकते हैं, पर 650 mg आप TDS दीजिए, बुखार जब भी आए तब दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, पेशेंट को होम रेमेडी में जो है कि आप नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। ये तो चीज़ आप नॉर्मल चीज़ आप लोग जानते होंगे। डिहाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होगा। कीवी फल एक आता है, कीवी, उसको आप दीजिएगा, बहुत जल्दी जो है कि रिलैक्स होगा। और मेरा अपना क्या फॉर्मूला है इसको समझिए। मेरा अपना क्या फॉर्मूला है इसको समझिए। मैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कैडीपिल सुबह शाम चलाता हूँ 3 टाइम, और प्लेटेंजा टैबलेट, प्लेटेंजा जो है बहुत जल्दी जो है कि रिस्पॉन्स करता है, तो प्लेटेंजा टैबलेट भी मैं एक सुबह एक शाम, हिमालय का है, इसको चलाता हूँ। एक सुबह शाम 2 गोली सुबह शाम, जब ऐसी क्रोनिक कंडीशन आ जाती है तो। और प्लेटेंजा को खाना कैसे है, दांत से थोड़ा सा तोड़ के, उससे क्या है कि जल्दी जो है कि रिस्पॉन्स मिलता है। ने समझ लिया, एंटीबायोटिक नहीं देना है। पेन किलर्स में जो है कि पेन किलर कभी नहीं देना। प्लेटलेट जो है कि पेन किलर डाउन करता है, तो डैमेज करता है प्लेटलेट को, और प्लेटलेट डाउन हो ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखिए कि कंप्लीट ट्रीटमेंट है। ये आपके डेंगू का कंप्लीट ट्रीटमेंट हमने बता दिया। 90% केस आपका जो है ऐसे ही ठीक होता है। पॉइंट आप नोट करिएगा देगा। और जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप, ठीक है, दूसरा कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, यही ट्रीटमेंट होता है। डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डेंगू में दिया जाता है। एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीवर को जो है कि आप लीवर की दवा, उसको आपको सिलिबोन मैंने बता दिया है। जो भी ट्रीटमेंट हमने बताया इसको ध्यान से देखिएगा। इस ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर पेशेंट को बीच में आपको लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका जो प्लेटलेट फॉल कर रहा है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो वोमिटिंग के लिए आप जो उसमें ओंडम दीजिएगा। ये बताना छूट गया था। तो अगर उल्टी हो रहा है तो उसको ओंडम दे दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लेटलेट डाउन हो रहा है, एक बैग प्लेटलेट फॉल कर रहा है, तो फिर आप पेशेंट को रेफर कर दीजिए। ब्लीडिंग ज़्यादा अगर पेशेंट को हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो पेशेंट को आप रेफर कर दीजिए। पेशेंट को ज़्यादा चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सभी दवाइयाँ दे रहे हैं, ड्रिप चला रहे हैं, उसके बाद भी पेशेंट का चक्कर बंद नहीं हो रहा है, तो आप उसको रेफर कर दीजिए, हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए। उसको FFP की ज़रूरत है, ठीक है, उसको जो है कि प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है, उसको जो है कि ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो पेशेंट आपका डेंजर में जा रहा है, ठीक। हाँ, अगर ऐसा भी आपको लग रहा है कि पेशेंट की स्थिति ऐसी हो गई कि हार्ट रेट उसका इरेगुलर हो गया है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है, सांस अच्छे से नहीं ले रहा है, सांस तेजी से चल रहा है, ऑक्सीजन उसका फॉल कर रहा है, तो आप जो है पेशेंट को रेफर कर दीजिए। ये मेरा सेफ्टी एडवाइस है। हाँ, अगर आप ज़्यादा होशियार हैं,
आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप ट्रीटमेंट करिए, पर ये आपका रिस्क है। आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट, पर ये आपका रिस्क है। मैं आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं तो आपको यही बताऊँगा कि आप सेफ रहिए, सेफ प्रैक्टिस करिए और सेफ तरीके से पेशेंट को भी सेफ रखिए कि जब पेशेंट आपके पास डेंजर स्थिति आपको दिख रहा है, रेफर करिएगा, पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ ठीक हो जाएगा तो जिंदगी भर आपका नाम लेगा कि उस डॉक्टर साहब के पास मैं ट्रीटमेंट कराने गया था। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप पेशेंट भी हैं, अगर ये सिम्टम आपको ये सब मिल रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में रेफर होइए, क्योंकि डेंगू जो है जानलेवा होता है। डेंगू से कई एक व्यक्तियों का जान चला गया है, इसलिए ज़्यादा इसमें रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डेंगू के और भी जो है क्या कॉज हैं। ये तो हम लोगों ने 90% केस के ट्रीटमेंट को जान लिया। एक वीडियो डेंगू का मैं और भी बनाऊंगा जिसमें डिटेल में और भी जानेंगे। उस डिटेल में जानेंगे कि 10% केस में डेंगू का क्या ट्रीटमेंट आपको देना है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या ट्रीटमेंट देना है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, उस वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा सर। और एक चीज़ और है, आप लोगों के लिए नोटिस क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं सब मुझे दिखता है, मैं लाइक करता हूं, तो आप समझ लीजिए कि वीडियो जरूर बनेगा। एक दिन आगे और पीछे हो सकता है, क्योंकि एक दिन में ही सबका वीडियो बनना संभव नहीं है। ये डेंगू के लिए काफ़ी कमेंट आ रहा था, तो मैंने जो है इस पर आप लोगों को ये डेंगू का ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया है। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मुझे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगता है। धन्यवाद।